उत्तराखंड का जोशीमठ पिछले कुछ दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है और चर्चा ऐसा है जो मन को दुखी करने वाला और हृदय को भयभीत करने वाला है। लेकिन क्या ये जो परिस्थिति है ये अभी उत्पन्न हुई है या इस परिस्थिति के बारे में पहले से सबको पता था? अब जोशीमठ के बारे में चर्चा तो हो रही है और इस बारे में चर्चा हम भी करेंगे, लेकिन हम उस विषय पे चर्चा नहीं करेंगे जिस पे सब लोग चर्चा कर रहे हैं। हम चर्चा उस विषय पे करेंगे कि आखिर जोशीमठ के बारे में किस तरीके से सरकारों ने ढीला ढाला रवैया अपनाया, किस तरीके से वैज्ञानिकों के बातों को ठंडे बस्ते में रख दिया, और बात इस मुद्दे पे भी करेंगे कि आखिर में कौन सा कानून है जो उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में लागू तो है लेकिन उत्तराखंड में यह कानून काम नहीं करता है, और बताएंगे कि किस तरीके से यह कानून जो है वो उत्तराखंड और उत्तराखंड जैसे सभी राज्यों पे लागू होना चाहिए, जिससे कि इन राज्यों को बचाया जा सके और संरक्षित किया जा सके। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं धनजीत तिवारी, आप देख रहे हैं हाइलाइट्स न्यूज मीडिया। हिमाचल प्रदेश में जो एक खास कानून है जो हिमाचल प्रदेश में लागू है और काम करता है, उस पर तो हम चर्चा करेंगे और वो कानून किस तरीके से उत्तराखंड को बचा सकता है हम इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर उत्तराखंड में जो स्थिति बनी हुई है इसके लिए हमारे देश की और उत्तराखंड की सरकारें कितनी जिम्मेदार हैं। वर्ष 2006 में भूस्खलन वैज्ञानिक डॉक्टर स्वप्रामिता चौधरी ने अपनी एक रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट में उन्होंने बताया था कि जोशीमठ के नीचे की जो मिट्टी है अब वो गीली हो चुकी है और जोशीमठ धीरे धीरे धंसता चला जा रहा है, इसलिए अब जोशीमठ को संरक्षित करने की आवश्यकता है। लेकिन ये रिपोर्ट मिलने के बाद उत्तराखंड की सरकार या भारत की केंद्र सरकारों ने किसी के कानों पर जू तक नहीं रेंगा। इस पर काम करना तो दूर की बात, जोशीमठ को संरक्षित करना तो दूर की बात, लेकिन इसके बारे में कभी विचार भी नहीं किया गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस घटना के बारे में हमें पहली बार वर्ष 2006 में पता चला। दरअसल वर्ष 1976 में ही कुछ पर्यावरण वैज्ञानिकों और कुछ भूस्खलन वैज्ञानिकों ने हमें सचेत कर दिया था और उन्होंने बता दिया था कि जोशीमठ को संरक्षित करने की आवश्यकता है, क्योंकि वहां पे जो दो नदियां बहती हैं, अलकनंदा और धौली गंगा, उन्होंने बताया था कि दोनों नदियां जोशीमठ के नीचे की भूमि को धीरे धीरे काट रही हैं और वहां पे कटाव जारी है और ऐसा ना हो एक समय में जोशीमठ भूगर्भ में जाकर धंस जाए। उसके बावजूद भी जोशीमठ को संरक्षित करने का, उसको बचाने के लिए किसी भी सरकार के द्वारा किसी तरह का कोई कदम नहीं उठाया गया। लेकिन सवाल है कि क्या जोशीमठ में जिस तरह की विपदा उत्पन्न हुई है और जिस तरीके से उसकी मिट्टी धंस रही है, इसके लिए दो नदियां ही जिम्मेदार हैं या कुछ और भी है? तो चलिए बात कर लेते हैं और दूसरे संदर्भ पे भी नजर डाल लेते हैं। यह रिपोर्ट मिलने के बाद भी और उत्तराखंड के जोशीमठ के बारे में जानने के बाद भी वहां पे अनियंत्रित ढंग से लोग आते रहे, लोग बसते रहे और अव्यवस्थित तरीके से वहां पे गांवों शहरों का बसाव जारी रहा और इस पर किसी ने ना तो ध्यान दिया और ना ही किसी ने इसको रोकने की कोशिश की। अब समस्या ये हो गया कि जब अव्यवस्थित ढंग से वहां पे शहरों, नगरों और गाँव का विकास हुआ था तो फिर अपने दिनचर्या के लिए प्रयोग में लाए गए पानी की निकासी के लिए किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। नतीजा यह हुआ कि वहां पे जितने भी जल का प्रयोग किया जाता है आम जीवन के लिए, वो सारा जल जो है वो भूमि के अंदर चला गया और भूमि के अंदर ही अपने लिए जमाव बना लिया। नतीजा यही हुआ कि अब धीरे धीरे नीचे की जो मिट्टी थी वो दलदल होती गई और उसके बाद ये जोशीमठ धीरे धीरे धंसता गया। लेकिन आखिर वो कौन सा कानून है जो उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में काम तो करता है और उस कानून को उत्तराखंड में लागू भी कर दिया जाना चाहिए था? तो बात यह है कि हिमाचल प्रदेश की भूमि अधिग्रहण सुधार अधिनियम में धारा 118 है जो बताता है कि हिमाचल में गैर हिमाचली लोगों को जमीन नहीं दिया जाए। हाँ, अब ये बात सुनकर आप लोगों को जरूर लगा होगा कि ऐसा कौन सा कानून है? ऐसा कानून तो जम्मू कश्मीर में भी था। नहीं, इन दोनों कानूनों में अंतर है। बात यह है कि धारा 118 में यह बात तो कहा गया है कि गैर हिमाचलियों को जमीन नहीं बेचा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां किसी को बेचा ही नहीं जाएगा। तो बात ऐसा है कि अगर हिमाचल प्रदेश में किसी गैर हिमाचली व्यक्ति को जमीन खरीदना है तो सबसे पहले सरकार से अनुमति लेनी होती है। सरकार को बताना पड़ता है कि किस कारण से और किस आवश्यकता से वो जमीन खरीदना चाहते हैं। अब सरकार को उनकी आवश्यकता अच्छी लगेगी तो सरकार अपने तरफ से अनुमति देगी, अन्यथा अनुमति नहीं मिलेगी।
सरकार से अनुमति मिल जाने के बाद वो व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में जमीन खरीद सकते हैं। इसके पीछे का तर्क भी बहुत स्पष्ट है और तर्क यही है कि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश पहाड़ी क्षेत्र है, जमीनों के छोटे छोटे टुकड़े देखने को मिलते हैं और कृषि के लिए बहुत ही थोड़ा सा जमीन है, उस पर कोई व्यक्ति अतिक्रमण न कर ले, इस वजह से इस तरह का कानून लाया गया है। ठीक यही कानून उत्तराखंड और उत्तराखंड जैसे राज्यों पर भी लागू होने चाहिए ताकि इन राज्यों को बचाया जा सके, संरक्षित किया जा सके और लोगों की अधिक भीड़ से भी इन्हें रोका जा सके। हमारे देश में एक बहुत ही पुरानी परंपरा चलती आ रही है और परंपरा ये है कि जब भी कोई वैज्ञानिक या कोई पर्यावरणविद हमें चेताते हैं कि हमें किसी भी मुद्दे पे सतर्क रहना चाहिए, तो हम उनकी बातों को तब तक नज़रअंदाज करते हैं जब तक कि हम एक मुसीबत में न फंस जाएं। और उत्तराखंड को लेकर भी हमारी सरकारों ने यही किया और आज जोशीमठ से लोगों को पलायन करना पड़ रहा है, अपना घर छोड़ना पड़ रहा है और अलग अलग जगहों पर जाकर आश्रय लेना पड़ रहा है। आप क्या सोचते हैं सरकार की इस तरीके की रवैये के बारे में, हमारे पर्यावरण को धूमिल होने के बाद भी सरकारों की चुप रहने के बारे में? अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हम मिलेंगे फिर अगली वीडियो में।